हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल शर्मा फ्रॉम लर्निंग क्लासेस चूरू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना अभी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी चल रहा है, जिसके लास्ट टॉप वीडियो में अपन ने टॉपिक किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। उसमें हमने पढ़ा था अक्ष वाला टॉपिक, जिसका आंसर अपने पास में आया था 2kp/r³ और दिशा निकाली थी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। यदि किसी स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकता है। तो चलिए आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट्स, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इस निरक्ष का मतलब क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब अपने किसी मान लेते हैं कि ये जो अपना चौक है, ये चौक अपना विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, तो इसकी लेंथ के अलोंग लंबाई के अनुदिश इस दिशा में चाहे इस दिशा में कोई भी बिंदु लिया जाएगा, वो बिंदु इसकी अक्ष कहलाएगी, यानी द्विध्रुव की अक्ष। अब यदि इसी जो अपना द्विध्रुव हमने माना है, इसके परपेंडिकुलर यानी इसके लंबवत दिशा में कोई बिंदु लिया जाएगा, वो इस द्विध्रुव की निरक्ष यानी कि इक्वाटोरियल पॉइंट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अपन मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई द्विध्रुव है जिसकी लंबाई अपने पास में है 2l। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका नाम है AB और इसकी लेंथ अपने पास में कितनी है 2l। यदि अपन लैंग्वेज यूज करें तो हम कह सकते हैं कि माना 2l लंबाई का कोई विद्युत द्विध्रुव है जिस पर +q और -q आवेश रखे गए हैं, ठीक है। तो इस द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो अपना द्विध्रुव आघूर्ण का आंसर आता है स्मॉल p = आवेशों का परिमाण गुणा उनके बीच की दूरी, जिसको हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का वेरिएबल अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, निरक्ष पे कोई बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पूरे द्विध्रुव के कारण। अपना द्विध्रुव पूरा कौन सा है? A से B तक का। निरक्ष का निकालने के लिए हम मान लेते हैं इसके मध्य में कोई बिंदु है O। पिछले डेरिवेशन में मध्य बिंदु लिया था ताकि दोनों के कारण इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाए। तो मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी अपने पास में L। मध्य बिंदु से R दूरी पर ये अपने पास मेरा इसकी डिस्टेंस R दूरी पर कोई बिंदु P है जिससे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी बता रखी है अपने को R डिस्टेंस। मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्ष पर कोई बिंदु, निरक्ष मतलब लंबवत, ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं, जैसे अपने को सूटेबल हो वैसे अपने इसको डायग्राम को बना सकते हैं। जस्ट लाइक द्विध्रुव को ऐसे खड़ी लाइन बनाते हैं तो बिंदु इस तरफ ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं। अभी अपना द्विध्रुव कैसे है, इस तरह रखा गया है, इसके ऊपर बिंदु ले सकते हैं, इसके नीचे भी अपन ले सकते हैं। ओके, अब देखिए कि A के कारण भी P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जनरेट होगी और B के कारण भी होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है कि E = KQ/R² है, डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ता है। हमारे पास में ना तो A से B की डिस्टेंस है ना B से B की डिस्टेंस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? A से B की डिस्टेंस और B से P की डिस्टेंस। तो इसके लिए हम A को P से मिला देते हैं और B को भी P से मिला देते हैं। तो हमने इसको बिंदु A को P से मिला दिया और बिंदु B को भी अपन ने P से मिला दिया। वेरी सिंपल थिंग जो अपन ने कर ली। अब देखिए कि अपना ये लंबवत बोल रहे हैं तो एंगल कितना है 90 का। यदि अपन मिला रहे हैं तो ये एंगल कितना हो गया थीटा और ये एंगल भी कितना हो गया थीटा। तो ये देखो A
अपना ट्रायंगल पी ए ओ या ट्रायंगल पी बी ओ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में जो अपना कर्ण होता है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे लंब कौन है अपने पास में, आर का स्क्वायर, आधार कौन है, एल स्क्वायर, और इसका क्या करते हैं अंडर रूट। सिमिलरली इस वाले का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। बहुत सिंपल थिंग है, दोनों डिस्टेंस बराबर आ गई। अब हम कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस बिंदु पर कोई भी आवेश नहीं दिया जाता है वहां पे अपन कौन से आवेश को कल्पना करते हैं, ऑब्वियसली परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है, अति अल्प धन आवेश होता है। अति अल्प धन आवेश जो खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता लेकिन दूसरे आवेशों के इलेक्ट्रिक फील्ड को वो एक्सपीरियंस कर सकता है, उसे प्रभावित हो सकता है। तो हमारे पास में ए पे कौन सा चार्ज है, -q, पी पे कौन सा चार्ज है, परीक्षण आवेश, प्रवृत्ति धनात्मक है, तो बल लगेगा आकर्षण। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है, विद्युत बल के अनुदिश। तो विद्युत बल आकर्षण था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किधर हो गई, आकर्षण प्रवृत्ति की, जिसको हम कह देते हैं E1 वेक्टर, E1 सदिश। अब बिंदु बी पे बात करते हैं। बिंदु बी पे कौन सा आवेश है, धन आवेश। पी पे कौन से आवेश की कल्पना कर रखी है अपन ने, परीक्षण आवेश प्रवृत्ति धनात्मक बल प्रतिकर्षण। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, प्रतिकर्षण की अनुदिश यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आ जाएगी, इसके लिए प्रतिकर्षण बल की दिशा में, यानी कि इस तरफ। ये हो गई आपके पास में E2 सदिश। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ऐसे कह दें, शॉर्ट लैंग्वेज में लिख देते हैं -q वर्ग प्लस q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1, ठीक है, बराबर किसके है, E2 के। ये बराबर किसका आया था आपका, डिस्टेंस यानी कि Q बटा दूरी का स्क्वायर। दोनों कंडीशन में दूरी कितनी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर करते हैं अपने। तो वैल्यू क्या बन गई आपके पास में, देखिए E1 बराबर A2 बराबर KQ बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है। ये मेरी क्वेश्चन नंबर आ गई आपकी 2 नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, हम इसको अलग अलग लिख के भी सॉल्व कर सकते थे। पहले कि -q का फाइंड आउट कर लेते थे, +q का फाइंड आउट कर लेते, फिर अपन इसको इक्वल करते थे तो हमें E1 बराबर A2 मिल जाता। हमने थोड़ा शॉर्ट में कर लिया क्योंकि कर सकते हैं, अपने यहाँ दिख रहा है अपने को डिस्टेंस बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इक्वल होगी, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख लिया। अब बात आती है कि जब बिंदु P पे चलो E1 बराबर A2 आ गया, लेकिन यदि ये समान दिशा में होते तो हम जोड़ देते, जस्ट अपोजिट होते तो हम घटा देते, बटे तो कोई एंगल पे आ चुके हैं। यदि किसी एंगल पे आ रहे हैं, इस कंडीशन में क्या करा जाए, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कंपोनेंट में डिवाइड करना, घटक में तोड़ लेना। घटक में तोड़ते हैं इनको यदि अपने, तो देखिए मैं इस द्विध्रुव के पैरेलल में एक लाइन ले लेता हूं, ये वाली, और डिस्टेंस जो r था उसको मैंने आगे बढ़ा दिया इस तरफ, ये वाली लाइन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए इस तरह से आ गया। अब ये B पे एंगल थीटा है, तो E2 के भी एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा। संगत कोण है अपने पास में, ये A पर एंगल थीटा है तो E1 का एंगल भी कितना बन रहा है, थीटा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। हम जानते हैं जिस भुजा से थीटा कोण बनता है वो तो होती है cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाली हो जाती है sin थीटा। तो यहाँ देखिए अपने पास में इसका कंपोनेंट आएगा E2 sin थीटा, इसका कंपोनेंट आ जाएगा E2 cos थीटा। बहुत सिंपल सी थिंग है। यहाँ पे E1 का कंपोनेंट कितना आएगा, E1 cos थीटा, और इस लाइन पर कंपोनेंट कौन आएगा, E2
1 साइन थीटा। बहुत सिंपल से थिंग है, आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम एक लैंग्वेज वापस से यहाँ पे जो लैंग्वेज अपन थ्योरेटिकल समझे कि जब हम बिंदु P पर देखते घटकों को विभाजित कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कि ऊर्ध्वाधर घटक यानी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर विपरीत है लेकिन बराबर होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। E1 बराबर E2 के, थीटा थीटा सेम है तो दोनों घटक आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जबकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा समान दिशा में प्राप्त होते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों घटकों के योग के बराबर होगी। तो अपन बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP इज इक्वल टू कितना होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बट हम क्या देख रहे हैं इक्वेशन 2 में कि E1 बराबर किसके E2 के, तो हम लिख सकते हैं बाय यूज ऑफ इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं EP इज इक्वल टू 2 E1 cos थीटा या 2 E2 cos थीटा। इक्वेशन नंबर 3, चाहे तो हम 2 E1 cos थीटा लिख दें यहाँ पे, चाहे 2 E2 लिख दें, एक ही बात है। E1 इज इक्वल टू E2 के है। हमारे पास E1 की वैल्यू मालूम है, cos थीटा नहीं मालूम, तो हम ऐसा लिखते हैं त्रिभुज PAO से, चाहे त्रिभुज PBO ले लो, एक ही बात है। त्रिभुज PAO से क्या है इस त्रिभुज में, देखिए आधार कौन है L, कर्ण कौन है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बराबर किसके होगा ये cos थीटा के। देखिए बहुत सिंपल से थिंग हमने करी, यहाँ पर आधार बटा कर्ण बराबर cos थीटा। तो अब हमारे पास में cos थीटा की वैल्यू भी है, E1 की वैल्यू भी है, तो अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन 3 में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 व 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर। अब देखिए यहां तक का वापस रिपीट कर देता हूं, फिर मैं इसको रब करूंगा, तो आप भी इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले अपन ने पॉइंट ए से पी की डिस्टेंस कैलकुलेट करी, आफ्टर दैट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस एंगल पे मिल रही है, ना तो जस्ट अपोजिट है ना ये एक सेम डायरेक्शन के अंदर है। थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने इसे कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया, घटकों में तोड़ा। घटक तोड़ने पर हमने देखा कि जो ऊर्ध्वाधर घटक थे वो बराबर थे और विपरीत थे, इससे निरस्त हो चुके थे, 0 हो चुके थे। क्षैतिज घटक समान दिशा में मिल रहे थे, तो जो रिजल्टेंट था अपना वो इन दोनों के योग से अपने को प्राप्त होना था। हमने यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से निकाल ली और वैल्यू इसको अपने क्वेश्चन 3 में अपने को पुट करना है। मैं इसको रब करता हूँ, यदि आपने नहीं लिखा है इसको लिख सकते हैं आराम से, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं उसके अंदर इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए EP इज इक्वल टू 2 इंटू E1 का वैल्यू कितना था अपने पास में, आपका E1 का वैल्यू था KQ बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास में L बटा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वैल्यू पुट कर चुके हैं। अपने देखिए एक चीज यहाँ पर कि इक्वेशन 1 में हम पढ़ चुके थे कि Q2L जो है वो किसके बराबर है, P के, यानी द्विध्रुव आघूर्ण के। यहाँ देखिए अपने पास तीनों टर्म पड़ रही है, 2 बड़ा है, Q बड़ा है, L बड़ा है, तीनों मल्टीप्लाई भी हो रहे,
यानी Q2L की जगह हम लिख सकते हैं P, तो हम इसमें लिखते हैं बाय यूज ऑफ इक्वेशन 1 क्या वैल्यू आएगा, Pp इज इक्वल टू KP बटा, अब देखिए इसकी पावर कितनी है 1 और अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है हाफ, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाएगी तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 3/2। देखिए बहुत सिंपल था, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ हो जाती है और पावर जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, यहाँ पावर इसकी है 1, इसकी पावर है 1/2, इसमें कोई पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब इसका मान कितना 1 है, दोनों पावर बेस से पावर जोड़ेंगे तो वैल्यू आ गई 1 + 1/2 = 3/2। ये अपने पास यहाँ तक का डेरिवेशन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए हमारे पास में एक थ्योरी हम जानते हैं कि द्विध्रुव होता है जब दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाए, हमने अल्प दूरी कितनी ली थी 2L, इसका आधा कर दिया यानी L, जो अल्प से भी अल्प अति अल्प हो चुका है। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि जो आपका R है ये बहुत बड़ा है किससे, L से, इसलिए जो L स्क्वायर है ये नियरली इक्वल टू कितना होगा 0। अब ये नियरली इक्वल टू 0 होता है तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Ep इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी Kp बटा R स्क्वायर प्लस 0 टू दी पावर 3/2 implies that Ep या हम कह सकते हैं E के नीचे निरक्ष इज इक्वल टू Kp बटा, देखो पावर में पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 की पावर 3/2 हो तो अपनी पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये अपने पास आ गया द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब बात आती है दिशा की कि दिशा क्या होगी इसकी, तो देखिए हमने कल मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि दिशा जो अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है, उसके कारण उसकी दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है कि वो किस डायरेक्शन में मिल रही है। अक्ष पे अपनी डायरेक्शन मिली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफेक्टिव डायरेक्शन तो थी वो थे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमने दिशा क्या लिखी थी ऋण आवेश से धन आवेश। इस डेरिवेशन के अंदर आपने देख पा रहे हैं कि जो अपना इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है E1 cos थीटा E2 cos थीटा के वैल्यू को ऐड करने के बाद में इनकी डायरेक्शन दोनों ही किधर है इस तरफ। ओके, यदि मैं इस थंब को डायपोल पे लेके आता हूं, द्विध्रुव पे लेके आता हूं, तो थंब डायरेक्शन कौन सी बता रहा है B से लेकर A तक, B पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, A पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसके धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो दिशा इसकी अपने पास हो गई धन आवेश से ऋणावेश की ओर। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। यदि आपको किसी तरह का डाउट रहता है, नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे से दोबारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से इसको समझाने की कोशिश भी करूंगा। बाकी आप भी इसको तरीके धीरे धीरे पढ़ के लिखिए, आपको ये जल्दी से जल्दी याद होगा बिकॉज इट इज अ वेरी शॉर्ट ट्रिक और वेरी इजी मेथड टू लर्न दिस डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्वेश्चन के रूप में है। क्वेश्चन ये है कि यदि अपने अक्ष और निरक्ष दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलेशन पूछ ले तो रिलेशन क्या होगा, यानी क्वेश्चन आपको रिपीट करता हूं एक लैंग्वेज बना के कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष तथा निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए या संबंध ज्ञात कीजिए या संबंध सत्यापित कीजिए। तीनों प्रश्न एक ही लैंग्वेज में बनते हैं, तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो आपका जो डेरिवेशन था वो पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अपने को रिलेशन बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, वैसे कहते हैं चूंकि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कितनी थी, ई के नीचे लिख देते हैं अक्ष, कितनी आई थी 2kp बटा आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। ओके, निरक्ष पर विद्युत ई निरक्ष बराबर केपी बटा आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इनको सॉल्व कर लो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपका आंसर क्या बनेगा, देखिए ई अक्ष बराबर 2, ई के नीचे क्या आ गया निरक्ष। कैसे सॉल्व किया, देखो सिंपल सी चीज कि जो केपी बटा आर क्यूब था यहाँ पर, इस केपी बटा आर क्यूब की जगह मैंने ई निरक्ष लिख दिया, तो ई अक्ष बराबर हो गया 2 ई निरक्ष, यानी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दुगना होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आधा होता है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल से चीज थी। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने पास आता है एक न्यूमेरिकल जो आवेशों के लिए अपने जो मोस्टली काम में लेते हैं। ये न्यूमेरिकल कम एक फॉर्मूला है, मतलब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, उस फॉर्मूले से अदर न्यूमेरिकल्स को बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन है कि यदि Q1 व Q2 दो आवेश स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तीसरा आवेश स्मॉल q या कोई वैल्यू कहां रखा जाए कि यह संतुलन की अवस्था बना रहे, यानी इस पर कोई बल कार्य नहीं करता हो। तो अपन मान लेते हैं, यहाँ पर जो सॉल्व करते हैं डेरिवेशन को, सॉल्यूशन अपना है कि अपना एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, ये दोनों पड़े कहां पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर पड़े हैं। इन दोनों के बीच में तीसरा आवेश कहां रखा जाए, तो अपन ऐसा कह देते हैं, मानना स्मॉल q आवेश Q1 से x दूरी पर रखा है, x दूरी पर रखा है। रख देते हैं, Q1 चार्ज दे रहा, यहाँ पर तुमने स्मॉल q चार्ज रख दिया, ये डिस्टेंस कितनी है x दूरी पर रखा हुआ है, तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली r माइनस x डिस्टेंस हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि संतुलन की अवस्था में रहे। संतुलन कब हो सकता है, जब Q1 के कारण Q पे बल बराबर हो Q2 के कारण Q पे बल के। तो अपन इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, देखिए बल कौन सा रखा है, आवेशों कूलम्ब बल। फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 Q बड़ा डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहाँ से x का स्क्वायर बराबर होना चाहिए K Q2 Q, डिस्टेंस कितनी है r माइनस x का स्क्वायर, K Q कैंसिल आउट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, r माइनस x को ऊपर ले आओ, r माइनस x का स्क्वायर बटा x का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या है Q2 बटा Q1। सिंपल सी थिंग है। इसका वर्गमूल कर लेते हैं, तो वर्गमूल करने पर इक्वेशन क्या बनेगी, r माइनस x बटा x इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बटा अंडर रूट Q1। स्क्वायर था, वर्गमूल कर दिया, उधर ले गए, स्क्वायर को अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो आपका वैल्यू कितना बचेगा, r बटा x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बटा अंडर रूट Q1। x बटा x करेंगे वो 1 हो जाएगा। इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, बिकॉज हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अपने पास आ जाएगा r बटा x इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बटा अंडर रूट Q1 प्लस 1। बहुत सिंपल सी थिंग है, हमने यहाँ सिंपल बीजगणित लगा के सॉल्व कर रहे हैं।
इसका एलसीएम ले लें उस तरफ अपने, तो आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, बोर्ड पर जगह कम बच रही थी। तो ये वैल्यू क्या बनेगा अपने पास में, आर बटा एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 बटा अंडर रूट Q1। बहुत सिंपल सी चीज है। अब अपने को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 बटा अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r डिस्टेंस। ये आपका न्यूमेरिकल हो चुका है। बहुत सिंपल है कि हमने सिर्फ दोनों बलों को बराबर लिया, वैल्यूज को सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया, x की वैल्यू निकल गई। अब इसका मतलब हमारा जो चार्ज दिया गया है, यानी स्मॉल q चार्ज हमको दिया गया था, वो q1 चार्ज से इस डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो वो संतुलन में बना रहेगा। ठीक है, अब Q2 से कितना होगा, तो जो भी अपना आंसर आएगा इस x की वैल्यू उसको r में से घटा देंगे तो अपने Q2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। वेरी सिंपल टर्म्स में अपने इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। इसी में मैं करेक्शन करता हूं कि यदि अपने पास में 4 कूलम और 9 कूलम के दो आवेश 4 और 9 के दो आवेश 5 मीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तीसरा आवेश 10 कूलम कहां रखा जाए कि यह संतुलन की अवस्था में बना रहे। ठीक है, अपने को इस न्यूमेरिकल करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कितना टाइम बचेगा, देखिए नीट जेईई मेंस का सवाल करते हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में सवाल करते हैं, बोर्ड में सवाल करते हैं, तो जितना आपको शॉर्टकट ट्रिक आती होगी उतना आपका समय बचेगा, सवाल की एक्यूरेसी की भी आपको पूरी गारंटी रहेगी हमारा सवाल सही है। तो देखिए अपने सिर्फ सब चीजों को यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ हम क्या याद रखेंगे यहाँ पे अभी फॉर्मूला। तो आपके पास में ये हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें हम कह लेते हैं माना जो 10 कूलम का जो आवेश है, 10 कूलम आवेश है उसको 4 कूलम आवेश से x दूरी पर रखा गया है। 10 कूलम आवेश को 4 कूलम आवेश से x दूरी पर रखा गया है और अपने पास में ये डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, 5 मीटर दे रखी थी, तो ये 5 माइनस x हो जाएगा। ये 4 कूलम आवेश है, यहाँ पे 9 कूलम आवेश है, यहाँ पे 10 कूलम आवेश था। बहुत सिंपल से काम अपन ने इसको बना लिया है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि ये मान तो बन चुके हैं, तो अपने कहते हैं x का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 बटा अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 का मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r। आपकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू पुट करेंगे तो x Q1 की जगह 4 कूलम है, 4 को लिख देते हैं अंडर रूट 4 बटा अंडर रूट 4, Q2 की जगह 9 कूलम है, अंडर रूट 9, r की जगह पे 5 है तो लिख देते हैं 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कैलकुलेट होगा x इक्वल टू 2 बटा 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, x इज इक्वल टू हम कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2 मीटर। यानी कि 10 कूलम जो हमारा चार्ज है उसको 4 कूलम वाले आवेश से 2 मीटर दूरी पर रख दो। यदि आपको लगता है कि Q1 किसको माने Q2 किसको माने, मन में प्रश्न उठ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो Q1, जो आपको अच्छा लगे वो Q2। हाँ, एग्जाम में पर्टिकुलर पूछ ले 9 कूलम से कितना दूरी पर रखा जाएगा या 4 से कितना रखा जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिससे पूछा जाए उसको Q1 मान के फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर दो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, आंसर निकाल लीजिए। वेरी सिंपल मेथड है। इसी के साथ इसी पॉइंट पर अपना जो चैप्टर पहला है वो फिनिश होता है। इसमें कुछ टॉपिक्स और जुड़ सक आगे आएंगे, सेकंड चैप्टर में हम करेंगे विद्युत द्विध्रुव का घुमाने के कारण जो कोई विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण लगता है, उस पर कार्य कितना करना पड़ता है, ये टॉपिक अपने थर्ड चैप्टर में क्लियर करेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना शेयर कर सकते उसको शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।